बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट जेएस के ट्यूटोरियल की आज ये चौथा ट्यूटोरियल होगा और इसमें हम पहले ये देख लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था और उसके बाद फिर हम आज कुछ नई चीज़ें सीखेंगे जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स, इमेजेस हैं, इफ़ की कंडीशन है, इफ़ एल्स है और एक दो छोटे-छोटे असाइनमेंट जो है उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चले प्रीवियस वीडियो उसमें देखने या प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा प्रीवियस लेक्चर को। लास्ट क्लास में हमने ये किया था, ये हमारे पास जो ये अभी इस वक्त जो चल रही है फाइल वो फाइल 4 है। यहाँ पर आप index.js में जाएं तो आपको पता चलेगा कि हमने माई क्लास 4 को कॉल किया था। माई क्लास 4 जो है ये रही, इसके ऊपर मैंने ऊपर ये लिखा हुआ है ट्राई प्रॉप्स, हमने काम किया हुआ है, ये प्रॉप्स ये हेडिंग आ गई और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है माई क्लास 3 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 का जो कंपोनेंट वो हमने कॉल किया हुआ है PRD एक वेरिएबल के अंदर, कीबोर्ड QTY एक वेरिएबल के अंदर, न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 7 जो है वो हमने इसमें पास की हुई है जो जा रही थी फाइल 3 के अंदर और यहाँ पर हमने ये पूरा प्रोसेस किया हुआ था इसके जरिए जो है इसके अंदर वैल्यू प्रॉप्स की वैल्यू यहाँ पर मिल रही। आज हम यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर हम इसमें कोई कलर वगैरह पास करना चाहें तो क्या ये पास कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ CLR इज इक्वल टू, इसको रेड कह देता हूँ, ओके, और नीचे वाले को मैं कह देता हूँ ग्रीन, उसके नीचे जो है मैं कह देता हूँ ब्लू और यहाँ पे चौथा कॉम्पोनेंट इसको मैं कहता हूँ येलो। तो ये जो CLR वैल्यू है ये कंपोनेंट अपने साथ लेकर जाएगा और यहाँ हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी माई क्लास 3 के अंदर। ये हमारी माई क्लास 3 है, इसके अंदर हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ये वो कंपोनेंट है जो ब्लू कलर का है, आई थिंक यही है, ये रहा ब्लू कलर का। तो यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, इस जगह में ब्लू के बजाय मैं इस जगह पर लिख देता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, क्या नाम देता, ये मेरा अपना खुद का नाम है, कोई भी नाम दे दें, मैंने यहाँ पे CLR कर दिया, कंट्रोल S। तो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे ये अलग अलग कलर के आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं शेडो कलर भी अलग हो जाए तो आप उसको भी पास कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने की हुई है। तो ये हमने एक चीज़ देखी कि हम इसमें कलर्स वगैरह पास कर सकते हैं, इसमें इमेजेस भी पास कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए पहले कि इमेज किस तरीके से आती है। तो ये हमारी जो फाइल 4 है ये हमारी हेडिंग 1 जहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर ट्राई प्रॉप्स लिखा हुआ है, इस जगह पर मैं नीचे चाहता हूँ कि कोई एक इमेज आ जाए। तो वो इमेज कैसे आएगी उसका तरीका देखें, सिंपल सा है। मैं आपको यहाँ पर ये कुछ इमेजेस हैं BG1 BG2 ये मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, कीबोर्ड की, मोबाइल की, ओके। ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ मैं चाहूँ तो SRC के फोल्डर के अंदर भी कर सकता हूँ, आसान काम है, मगर मैं एक तरीके का काम चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि एक फोल्डर बनाऊँ, ठीक है, अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, और उस प्रोजेक्ट का नाम फोल्डर का नाम एकदम IMG मतलब कि इसके अंदर इमेजेस मौजूद होंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये सारी की सारी जो इमेजेस थी जो मेरी यहाँ पर ये सिलेक्टेड जो इमेजेस हैं ये मैं क्या करता हूँ इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर, इस यहाँ लेके आऊँगा तो ये SRC में जा रहा है, ये सिलेक्शन हो रही है, और अगर मैं IMG के फोल्डर में जा रहा हूँ तो ये IMG का फोल्डर सिलेक्टेड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जब आके पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर ड्रॉप करूँगा तो ये देखें IMG के फोल्डर के अंदर ये मेरे पास ये इमेजेस आ गई हैं, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये इमेजेस मेरे पास आ जाएं मेरे इस जगह पर। तो मैं अगर ये जो मेरे पास इमेज है इमेज 5, मैं चाहता हूँ कि ये इमेज 5 जो है वो मेरे इस फाइल 4 के अंदर आ जाए। कैसे आएगी, HTML में आप लोग क्या करते थे, IMG लिख के आप क्या करते थे SRC लिख कर आप क्या करते थे डॉट स्लैश करते थे, और डॉट स्लैश करके कंट्रोल स्पेस दबाकर आप दे देते फोल्डर नेम जो था IMG है, ठीक है। IMG के अंदर कौन सी फाइल है /5.jpg है, ओके, और इसको आप इस तरीके से क्लोज कर देते।
तो IMG फोल्डर के अंदर 5.jpg जो है उसको कॉल करना है मुझे, कंट्रोल एस करूंगा मगर ये फाइल नहीं आएगी। ये देखिए ये यहाँ पर अननोन फाइल आ रही है। तो ये किस तरीके से रिएक्ट के अंदर आ सकती है, दो तीन तरीके में एक तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ आज। आप यहाँ पर लिख दें इम्पोर्ट लिखेंगे, इम्पोर्ट करके कोई भी आप जैसे I1 नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। I1 को आपने यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे इमेज को, और उसकी जो रेफरेंस है वो कहाँ पर जाएगा, वो इस वेरिएबल I1 के अंदर जाएगा। तो फ्रॉम करके डॉट स्लैश लगाऊंगा और ये देखें IMG का फोल्डर आ गया मेरे पास। मैं इसको एंटर करूंगा, फिर कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा और इत्तेफाक से नाम नहीं आ रहा है तो मैं स्लैश दबा के लिख देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि 5.jpg और इसका नाम भी मैं I5 ही कर देता हूँ, ओके, सेमीकोलन। तो मेरे पास डॉट स्लैश तो आपने लाजमी देना होगा। अगर आपने किसी फोल्डर में रखा हुआ उस फोल्डर का नाम रखना होगा, इमेजेस जिस फोल्डर में रखेंगे, स्लैश करके आपने यहाँ पर उस फाइल का नाम देना होगा जो आप यहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर SRC में आप इस जगह पर ये जो पाथ लिखा हुआ था इसको आप हटा दें और इस जगह पर आप कर्ली ब्रैकेट लगाएं और कर्ली ब्रैकेट पर आप उस वेरिएबल का नाम देखें जिसमें आपने फाइल को इंपोर्ट किया। तो फाइल का नाम, वेरिएबल का नाम है I5। तो मैं यहाँ पर I5 लिखकर कंट्रोल S करूंगा और मैं यहाँ पर अपना यहाँ पर देखूंगा ब्राउजर पे, तो मुझे यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। तो मैं चाहूँ तो इसका साइज वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे साइज चेंज करूँगा, मैं यहाँ पर कहता हूँ कि स्टाइल और 2 टाइम कर्ली ब्रैकेट आएगा और यहाँ पर अगर आप कहते हैं कि विड्थ कॉलन 200 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो ये आपके पास तरीके से इमेज भी आ गई है। तो इमेज का साइज वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बाकी स्टाइल तो आपको पता है, शेडो बॉर्डर वगैरह वो सब आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज कैसे आएगी, ये हमारा डिव है और डिव को अगर हम देखना चाहें कि ये कितना बड़ा डिव है तो हम इसको किस तरीके से देखेंगे, बॉर्डर के जरिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, स्टाइल में करता हूँ मैं बॉर्डर कॉलन 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, कंट्रोल एस। तो मेरा जो ये डिव है वो मैं बता रहा है कि इस साइज का आपका ये डिव है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज आ जाए, तो वो कैसे है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कर सकेंगे, यानी कि जो आपका डिव है इसके अंदर पूरी इमेज कैसे आएगी। तो उसके लिए आप ये करें कि इम्पोर्ट आपने कहा I6 नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, तो मैं इसको BG1 कर देता हूँ, BG1 फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करो, सिंगल कोटेशन में डॉट स्लैश IMG स्लैश और BG1.jpg फाइल का नाम है, तो मैंने वहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और सेमीकोलन दे दिया, कंट्रोल एस किया मैंने। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि BG1 मेरी किस तरह की इमेज है, तो मैं यहाँ पर I5 की जगह यहाँ पर BG1 लिखूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, तो मुझे ये बता रहे कि ये इमेज कुछ इस तरह की है आपके पास। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कंट्रोल Z कर रहा हूँ, कंट्रोल एस, मैं चाहता हूँ कि ये जो ब्लू कलर की इमेज आई थी मेरा बैकग्राउंड हो जाए, इसका ये जो डिव है इसका बैकग्राउंड हो। तो वो कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा कि आप यहाँ पर जो आपने बॉर्डर दिया, मैं इसको इंटर कर दूँ ताकि काम थोड़ा खूबसूरत अंदाज में लगे। बॉर्डर के बाद कॉमा करके मैं लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज कॉलन, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं इस जगह पर लिखूंगा बैकग्राउंड और BG1, आई थिंक कि यही चल जाएगा, BG1, कंट्रोल एस। और ये काम नहीं करा, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट में करके देखता हूँ, बैकग्राउंड इमेज BG1 सॉरी ऐसे नहीं आएगा। आप लोगों को पता है ना बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज के लिए URL, जो CSS का फॉर्मेट है वही यूज करेंगे। तो आप सब लोग जानते होंगे, थोड़ी बहुत CSS आती है। आप यहाँ पर क्या पास करेंगे, URL, और URL के अंदर आप यहाँ पर पास करते थे पाथ, ओके।
तो ये हमारे पास पाथ इस जगह पर डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर पाथ जो है हम किस तरीके से देंगे, URL के हम यहाँ पर इसको तोड़ेंगे पहले तो, ठीक है ना। किस तरीके से तोड़ेंगे, मैं यहाँ पर एक दो सिंगल कोटेशन लगा के प्लस प्लस लगाता हूँ, ये दो अलग अलग हो गए, बीच में टूट गया, और बीच में मैं उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जो मुझे इमेज के अंदर रेफरेंस मौजूद है, कंट्रोल S, और ये देखें ये बैकग्राउंड पूरी स्क्रीन पर फिट हो गया है। ओके, तो ये हमारे पास इस तरीके से बैकग्राउंड लगा। अगर कोई छोटा, जैसे मैं यहाँ पर एक और BG2 करता हूँ फाइल को और इसको देखता हूँ, कुछ इस तरीके से इमेज है, ठीक है, ये अच्छा हमें एग्जाम्पल मिल गया। इस तरह की इमेज जो आपकी रिपीट हो रही है, तो अगर आप नो रिपीट कर देंगे, और मैं इस तरह से आता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिपीट हो, रिपीट है, बैकग्राउंड रिपीट कॉलन, यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ नो रिपीट को। अच्छा, रिपीट एक्स में भी आप वाई में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नो रिपीट ये रहा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कॉमा किया, कंट्रोल एस किया, तो ये अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हो रही। मगर मैं चाहता हूँ कि पूरी जो हमारा डिव है इसके ऊपर फैल जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज लिखने के बाद कॉलन, यहाँ पर आप देंगे विड्थ 100%, स्पेस हाइट 100%। तो जो आपका डिव होगा उसके 100% के अकॉर्डिंग जो है ये आपका जो भी बैकग्राउंड होगा वो सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं BG1 ही कर देता हूँ इसको अगेन, ये कुछ अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अगर आप डिव की विड्थ हाइट वगैरह बढ़ाएंगे, जैसे मैं इस डिव की हाइट जो है मैं बढ़ाना चाहता हूँ, कॉमा आएगा आखिर में, और मैं यहाँ पे कहता हूँ इसकी हाइट हो जाए 800 पिक्सल, कंट्रोल S। तो जैसे बढ़ेगी तो उसी हिसाब से जो आपका बैकग्राउंड है वो सेट हो जाएगा। ओके, तो ये तो कुछ था इमेजेस के बारे में। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कीबोर्ड के साथ कीबोर्ड की तस्वीर, माउस के साथ माउस की तस्वीर, मोबाइल के साथ मोबाइल की तस्वीर अपने कंपोनेंट में भेजूं और वहां पर डिस्प्ले करवाऊं, तो वो कैसे होगा, ये करके देखते हैं। अगर होता है तो अच्छी बात है। ओके, तो हमारे पास ये इमेजेस थी, कंट्रोल C कंट्रोल V कर लेता हूँ मैं, और I5 I6 I7 I8, ये हमारे पास तस्वीरें कितनी है, 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ले लेते हैं, तो 4 भी है तो 4 भी ले लेते हैं हम, I4 4 5 6 7 8, ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं। ये हम भेजना चाहते हैं किसके पास, हम भेजना चाहते हैं यहाँ पर मैं कहता हूँ माई इमेज इज इक्वल टू, और इस तरीके से ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम I4 कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास वेरिएशन में इमेजेस जाना शुरू हो जाएंगी, I5 I6 और I7। ट्राई कर लेता हूँ अभी, देखते हैं कि किस तरीके से आती है या नहीं आती। I4 I5 I6 I7, ये हमारे पास कंपोनेंट अपने साथ इमेजेस लेके जा चुका है। अब मुझे यहाँ पर इसको इस जो गई हुई वैल्यू इसको गेट करना है। तो कैसे गेट करूँगा, मैं यहाँ पर गया I3 के अंदर, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि हमारे पास देखिए वेरिएबल कॉमन है, वेरिएबल क्या है सबके साथ, माई इमेज माई इमेज माई इमेज माई इमेज, जिसके अंदर वेरिएशन में इमेजेस गई हैं I4 I5 I6 और I7। तो यहाँ पर अब किस तरीके से हम काम करेंगे, यहाँ पर हम, ये हमारा डिव था बड़ा वाला, और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पर आ जाए IMG, और IMG में कहता हूँ मैं SRC इज इक्वल टू प्रॉप्स, आई थिंक ऐसे लेना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट
this dot props dot my image कंट्रोल एस। ओके, देखिए ये हर कंपोनेंट अपने साथ इस तरह से इमेजेस को लेकर चला गया है। तो कुछ बुरी लग रही है, अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको कुछ बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मैं स्टाइल में इज इक्वल टू वेट दे देता हूँ। वेट दे दिया मैंने 50 पिक्सल। एरर हुआ है क्योंकि मुझे स्टाइल डबल ब्रैकेट में देना पड़ता है। आप सब लोगों को पहली क्लास से पता है कि हम लोग स्टाइल इसी तरीके से दे रहे हैं। तो वेट हमारी 50 पिक्सल हो गए, उसी के हिसाब से हाइट भी हमें कर लेता हूँ मैं, कॉमा हाइट 50 पिक्सल, कंट्रोल एस। कुछ बेहतर लग रहा है। अगर बेहतर नहीं लग रहा तो इसको करें मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो जो है उसके हवाले से हमारा बीच में आई थिंक आ जाएगी। ठीक है, मार्जिन ऑटो ने जो है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। ये हमारे कंपोनेंट में अलग अलग इमेजेस भी आना शुरू हो गई हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं इसको अपने कंपोनेंट को शेडो देना, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि बॉक्स शेडो कॉलन, 4 आर्गुमेंट जाते हैं। वाइट शेडो में देना चाहता हूँ, तो आपका ये इस तरीके से वाइट शेडो में हमारे पास ये कंपोनेंट आ गए हैं। ये हमारे पास वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और सॉरी इंक्रीज हो रही है यहाँ। और अगर आप इसको चाहते हैं डिक्रीज करना तो वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ ये बॉक्स शेडो हमारा है, ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इमेज के स्टाइल में भी बॉक्स शेडो देता हूँ, कॉमा। तो ये इमेजेस भी मेरी बॉक्स शेडो में आ गई हैं। और मैं चाहता हूँ इसका रेडियस भी कुछ बेहतर कर लूँ, कॉमा बॉर्डर रेडियस कॉलन 50 पिक्सल, कंट्रोल एस। तो मेरे पास इस तरीके से इमेजेस जो है वो आ रही हैं कि कुछ बेहतर हो गया है हमारा इस वक्त आउटपुट। तो अगर ये आपको सही लग रहा है तो आप इसको बॉर्डर रेडियस जो है हम इसको बटन जो है हमारा उसका स्टाइल भी दे सकते हैं। ये बटन है हमारा, इसका स्टाइल भी मैं सर्किल टाइप का कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास इमेज आ गई, और ये हमारे पास ये सर्किल है जो कि ऐड कर रहा है बटन, सर्किल स्टाइल में बटन आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा था कुछ प्रॉप्स के बारे में, इमेजेस को लेकर आने में, और कुछ जो है हम किस तरीके से कंपोनेंट के अंदर वैल्यूज को पास कर सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल थी, आप इसमें कोई भी चीज़ें पास कर सकते हैं। और हम काम क्लास कंपोनेंट पे कर रहे हैं, और इसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है। 400 लाइन्स की जैसे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि फंक्शन कंपोनेंट में 400 लाइन के अंदर आप कोडिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। क्लास कंपोनेंट पे कर रहे हैं काम, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। आखिर में हम जाकर फंक्शन कंपोनेंट के ऊपर भी काम करेंगे, और बेहतर तरीके से करेंगे। फंक्शन कंपोनेंट ज़्यादा फास्ट काम करोगे, मगर उसकी कुछ लिमिटेशन है जो हमें क्लास में नहीं मिलती हैं। क्योंकि अगर आप क्लास में काम करने को एक्सटेंड करने वाली जो सहूलत है, जैसे स्टेट के अंदर काम करना, वो बहुत अच्छे तरीके से फिर काम होगा। फिर अगर फंक्शन कंपोनेंट आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है फिर आप हुक्स वगैरह पढ़ना पड़ेंगे आपको। तो अभी आप बिगिनर्स हैं, तो आप इस हवाले से जो है क्लास कंपोनेंट को ही लेकर फिलहाल चलें। तो ये था हमारा कुछ इमेज के बारे में, कुछ यूआई के हवाले से काम थोड़ा बहुत। और अब हम देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और इफ की कंडीशन को। तो रिलेशनल ऑपरेटर आप सब लोगों को मालूम है कि रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं। वो हमारे पास होते हैं 6। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 6 होते हैं, लेकिन ये जो हमारा रिएक्ट है इसके अंदर जो है आप जो है 7 रिलेशनल ऑपरेटर आपको मिलते हैं। इसमें ट्रिपल इज इक्वल टू भी जो है वो एक आपका रिलेशनल ऑपरेटर होता है। ओके, तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले मैं इस तरीके से आपको समझाता हूँ कि
रिलेशनल ऑपरेटर उसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर ना। तो हम एक काम करते हैं, अभी इसको अपने जहन में रखिएगा, ये वाला जो हमारी, हम इस पे वापस आएंगे, जो हमारा फाइल 4 है और फाइल 3 और फाइल 4, ये दोनों इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, हम इसके ऊपर भी वापस पलट कर आएंगे। अभी मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद फिर हम इस पर वापस आएंगे। तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और उसका नाम, अच्छा मैंने फाइल लिखे हैं, नहीं सही जगह बना रहा, SRC में सिलेक्ट करूंगा और SRC पे रहते हुए मैं फाइल को क्रिएट करूंगा। फाइल का नाम रखा मैंने, फाइल कितनी फाइल हो गई, 4 हो गई, 5.jsx imrc cc और my क्लास 5 escape, ताकि डबल कर्सर हमारे गायब हो जाए। और यहाँ हम क्या पास कर देते हैं, ब्लैंक, हमारे पास दो, एक कंटेनर ब्लैंक आ गया। अब इसमें मैं पास करता हूँ इनपुट, इनपुट हमने पास किया, इनपुट के अंदर जो है यहाँ पर मैं एक स्टेट ले लेता हूँ और स्टेट के अंदर दो वेरिएबल लेता हूँ, UID कॉलन empty कॉमा PWD कॉमा कॉलन empty। इनपुट है हमारे पास ये, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोल S करते हैं और मैं ये फाइल 5 को index.js के जरिए इसको कॉल करता हूँ, फाइल 5 को, माई क्लास 5 को। 4 पे भी हम दोबारा आएंगे पलट कर। कंट्रोल S इंपोर्ट ऑटोमेटिकली होगा कि मैंने एंटर किया, खुद से मैं लिखने की बेवकूफ़ी नहीं करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं जो सही नहीं है। आप लोग मत लिखा करें पूरी वर्डिंग, जैसे यहाँ पर मैं इस तरह से लिखता हूँ और यहाँ पर अगर माई क्लास पूरा मैं लिखना शुरू करूँ, माई क्लास 5 इस तरह लिखूंगा पूरा, तो ये गलत है। जब हमें VS कोड या विजुअल स्टूडियो इस तरह के कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आईडी जो हमें दे रहे होते हैं, तो हम एंटर करते हैं, ज़्यादा बेहतर है। उससे फ़ायदा होता है कि आप लाइन नंबर 10 जो देख रहे हैं वो मैंने नहीं टाइप की है, ये खुद ब खुद लिखी हुई आ जाती है अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। लेकिन अगर मैं खुद से पूरा लिखूँगा तो मुझे लाइन नंबर 10 जो है वो भी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं माई क्लास 5 एंटर करूँगा और जब मैं ग्रेटर देन लगाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसको क्लोज भी कर देगा। ओके, तो मैं इसको कंट्रोल S किया तो यहाँ पर मेरे पास एक इनपुट आ रहा है। ये इनपुट की वैल्यू मैं चाहता हूँ स्टोर हो जाए UID के अंदर। तो कैसे स्टोर होगी वो आप लोगों को पता है, ऑन चेंज लिखकर मैं क्या करूँगा, इंटर करूँगा, इज इक्वल टू और कर्ली ब्रैकेट आ गया, अगर नहीं आया तो खुद से आप लिख देगा। फिर एंटर किया। अब इस जगह पर मैं फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन के अंदर आप लोगों को मालूम है कि OBJ आपने देना होगा और एरो आप दीजिएगा यहाँ पर, और फिर इंटर करके दो कर्ली ब्रैकेट और लगा दीजिएगा। ये रट लीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आप लोगों को फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन डिटेल से पढ़ाऊंगा और आप जब यूजर डिफाइंड फंक्शन कर लेंगे उसके बाद ही फिर फंक्शन कंपोनेंट करने में मजा आएगा। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से अभी रट्टा मार के ये काम करना होगा। इस चीज़ को रट में कि आपने जब भी टेक्स्ट के अंदर चेंजेस को किसी स्टेट के अंदर रखना होगा तो आपने ये काम लाजमी हर मर्तबा करना होगा। तो मैं यहाँ पर अगर रखना चाहता हूँ UID के अंदर तो मैं लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट में मैं क्या लिखूंगा, मैं इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाकर वेरिएबल का नाम क्या है UID कॉलन, और मैं यहाँ पर लिखूंगा OBJ जो उसके अंदर वैल्यू है डॉट टारगेट, ओके, डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि जो UID है उसके अंदर क्या सेट हो जाए, जो ऑब्जेक्ट का टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू जाकर सेव हो जाए इस जगह पर। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो पैराग्राफ में मैं इसको चेक करवा लेता हूँ कर्ली ब्रैकेट लगाकर, दिस डॉट स्टेट डॉट UID। तो मुझे UID की वैल्यू हमें नजर आ जाएगी, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि वैल्यू चेंज हो रही है, स्टेट में वैल्यू जा रही है। ओके, एक काम ये हो गया। दूसरा काम हमारा क्या होता है, दूसरा काम हमारा एक और काम, कंट्रोल इंटर किया मैंने और इसी को मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेव करना चाहता हूँ। तो PWD जो वेरिएबल है
उसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल वी और स्टेट UID की जगह में पासवर्ड को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, कंट्रोल S किया तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मेरे पास दोनों क्या वैल्यू आ रही है, ये आगे इसकी वैल्यू पासवर्ड की वैल्यू भी हमें मिल रही है। पासवर्ड अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लैंक मतलब डॉट स्टैटिक या डॉट डॉट है तो आप इनपुट की प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट होता है एक के टाइप आप सिलेक्ट करके आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, सही है, इस तरीके से आप दे दें तो ये आपको कंट्रोल S करेंगे तो ऑनली आपको आप इस तरीके से इसमें वैल्यू दे सकते हैं। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर टेक्स्ट की वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है पासवर्ड की वैल्यू गेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से लगाएं। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ एक बटन देकर इस एग्जाम्पल से। तो हम यहाँ पर जो फाइल 5 है इसी जगह पर ये जो हमारा कंटेनर चल रहा था ब्लैंक वाला, इसी जगह पर मैं एक बटन बना देता हूँ, बटन और चेक इसके बाद लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैं लिखूंगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू ओके इज इक्वल टू ये कर्ली ब्रैकेट आया, यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रैकेट लगाकर इज इक्वल टू ग्रेटर देन एरो मेथड के लिए और अगेन कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ। अब यहाँ पर मैं चाहता ये हूँ कि मैं चेक करूँ अपने रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर को। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर इफ की कंडीशन इस तरीके से, इफ में आता है या ट्रू या फिर आता है फॉल्स, ओके, और यहाँ पर आता है इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट। एक स्टेटमेंट वर्क करता है वो अभी आप इसमें परेशान होंगे, इसको छोड़ दें। एल्स भी हाथ के हाथ समझते हुए चले, इफ और एल्स। इफ में आता है हमेशा या ट्रू या फिर क्या आएगा फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा, गौर से समझिएगा इस बात को, अगर ट्रू आएगा तो ये वाली बॉडी परफॉर्म करेगी, लाजमी करेगी। इसमें आगे आप सेमीकोलन मत डाल देगा, एक स्टेटमेंट काम करेगा तो यहाँ पर ये चीज काम करेगी और आपका इसको वो काम नहीं करेगी। हर सूरत में चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो काम करती रहेगी। तो सेमीकोलन डालने की गलती मत करिएगा इफ के अंदर, चाहे सी हो, जावा हो या रिएक्ट हो। ओके, तो अब यहाँ पर हम एल्स आ गए। एल्स में देखें, एल्स में क्या काम होता है कि अगर इस जगह पर फॉल्स आएगा किसी भी वजह से तो ये इफ की बॉडी काम नहीं करेगी, एल्स काम करेगा। और अगर ट्रू आएगा तो क्या होगा, इफ की बॉडी काम करेगी, जो साथ साथ अटैच है वो इफ की बॉडी, वो बॉडी काम करेगी और एल्स काम नहीं करेगा ट्रू आने की सूरत में। अच्छा जी, इफ जो है वो विदाउट एल्स ओके है, सही है, चल जाएगा, लेकिन आप एल्स जो है विदाउट इफ नहीं चला सकते। तो एल्स के साथ हमेशा इफ अटैच होना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अगर दिस डॉट स्टेट डॉट UID इज इक्वल टू मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन, ओके, और ट्रिपल इज इक्वल टू का मतलब होता है विद डेटा टाइप कंपैरिजन, यानी कि वैल्यू विद डेटा टाइप। अगर ABC है एंड ये लॉजिकल ऑपरेटर आ गया, और यहाँ पर कहता हूँ कि दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड बराबर हो 1 2 3 के। ट्रिपल इज इक्वल टू, ये आपके पास जितने भी लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग है उसमें 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये 6 होते हैं बस, ठीक है। लेकिन जो रिएक्ट है इसके अंदर एक तीसरा 7वां रिलेशनल ऑपरेटर है, वो थ्री टाइम इक्वल्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि ये डेटा टाइप को भी कंपेयर करता है, यानी कि लेफ्ट और राइट वाली वैल्यू को उसमें से वो डेटा टाइप को भी कंपेयर कर रहा होता है कि सही है गलत है। लॉजिकल ऑपरेटर आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 मिलेंगे, एंड और नॉट। मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, एग्जाम्पल में बिल्कुल नहीं दूंगा अभी क्योंकि आप लोग इसको मेरे ख्याल से इतना सब कुछ आते हुआ थोड़ा बहुत आपको। इक्वल्स टू मतलब दोनों वैल्यू के अगर बराबर है तो ट्रू होगा। नॉट इक्वल्स टू अगर लेफ्ट और राइट वैल्यू बराबर नहीं है तो ट्रू होगा। लेस देन अगर छोटी वैल्यू है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर बड़ी वैल्यू है तो ट्रू होगा। अगर लेफ्ट साइड पर बड़ी वैल्यू है और राइट साइड पर छोटी वैल्यू तो ग्रेटर देन ट्रू होगा। लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है,
छोटी भी हो लेफ्ट साइड पर, छोटी हो या बराबर हो तो कंडीशन ट्रू, और ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या होता है कि बड़ी हो या बराबर हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है हमारे पास 6 और ये 7, और ये हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या होता है, एंड का मतलब अगर सारी कंडीशन ट्रू है और बीच में एंड 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 लगा हो तो पूरी कंडीशन ट्रू हो गई। बहुत ही मोटी सी बात है, आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिएगा। अगर 1000 कंडीशन लगी हुई और सबों में एंड ऑपरेटर है तो एक कंडीशन भी फॉल्स होगी, वो पूरी कंडीशन को फॉल्स कर देगा। ठीक हो गई बात। या में क्या होता है, आपके पास 100 कंडीशनें लगी हुई हैं और उसमें से और सबकी सब फॉल्स है, लेकिन कोई एक भी ट्रू हो जाएगी ना, वो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये या वाली काम किया। नॉट साइन क्या होता है, इसके लेफ्ट और राइट वैल्यू नहीं होती, इसके सिर्फ राइट साइड पे वैल्यू होती है। या तो ट्रू होगा या फिर क्या होता है फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो इसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स है तो इसको वो ट्रू कर देगा। ये नॉट साइन काम करता है। तो अभी हम जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर 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 इफ अगर स्टेट की वैल्यू बराबर हो ABC के एंड पासवर्ड बराबर हो 123 के, तो क्या काम करो, तो ये काम करो मेरे भाई कि अलर्ट आ जाए, अलर्ट में आ जाए ओके। ठीक हो गया। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आ जाए, एरर। ठीक है ना। लॉगिन जब भी होता है उसमें हमेशा एंड का साइन आता है, और का साइन नहीं लगाइएगा। अगर और का साइन लगाएंगे तो ये लॉजिकल एरर होगा। किसी भी यूजर आईडी के रॉन्ग पासवर्ड पर कोई भी लॉगिन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ। जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है, ABB कर दिया और पासवर्ड कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, एरर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड सही कर देता हूँ और यूजर आईडी सही करता हूँ, पासवर्ड रॉन्ग है तो भी एरर है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3, तो अब यहाँ पर चेक करने पर ओके लिखा हुआ आ गया, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू हो गई और ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। एंड ऑपरेटर की सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ही पूरी कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज वो लॉग इन कर, अदरवाइज वो कंडीशन फॉल्स होती है। तो ये थी। अच्छा, अब अगर मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, देखिए ये देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर डाल दिया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा ABC 1 2 3, चेक किया, देखिए एरर आ गई। क्यों, क्योंकि ये जो आपका टेक्स्ट है वो हमेशा स्ट्रिंग में वैल्यू देता है। हमने पिछली क्लास में देखा था जब हम टेक्स्ट को करा था। तो अगर मैं यहाँ पर डबल इक्वल टू कर दूंगा तो ये कंपेयर हो जाएगा और ट्रू हो जाएगा, यानी कि डेटा टाइप अलग अलग है मगर 1 2 3 एज अ नंबर और 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग को कंपेयर वो ओके कर देगा। तो मैं यहाँ पर अगर करता हूँ इस जगह पर ABC, मैं कहता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पर ये चेक किया तो ये ओके आ गया। ठीक है। तो ये एक चीज थी आपके हवाले से इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब अगर मैं चाहता हूँ, अब मैं अगर ये चाहता हूँ के के जब ये लॉगिन हो तो हमारे पास जो क्लास जो 4 आप अभी देख रहे थे इतनी देर से, ये आ जाए, ये पेज ओपन हो जाए, एक दूसरा पेज ओपन हो जाए। वो कैसे होगा, वो मैं आपको डूम का जो टॉपिक है वो डिटेल में बता दूंगा। फिलहाल इसको रटने के हवाले से बहुत आसान सी तरकीब बता रहा हूँ, इसको समझ लेना, बहुत ईजी है। ओके हो तो क्या हो, ओके हो तो ऐसा हो कि अच्छा जब इसमें क्या होगा, इनवैलिड UID और पासवर्ड। अच्छा, जब आपका जो है यूजर आईडी ABC और पासवर्ड 1 2 3 हो तो क्या हो, मैं कहता हूँ कि वो जो 4 वाला जो हमारा कंपोनेंट था वो आ जाए, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हमारे आ रहे थे क्लास 3 के। ओके, वो कैसे आएगा, देखिए index.js पे जाएं और उससे थोड़ी सी हेल्प लेंगे। index.js का ये एरिया जो हमें कंपोनेंट को लेकर आता है, इसको कॉपी करें। बहुत आसान है, कॉपी किया आपने, कॉपी करने के बाद आपकी ये फाइल की जहाँ ओके लिखा होगा इसको मिटा दें। मिटाने के बाद इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें। ओके, एरर क्यों आएगा, अब यहाँ पर रिएक्ट डूम जो है वो डिफाइन नहीं हुआ, कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए एरर आ गया और वो बोल रहा है कि डिफाइन नहीं है।
देखें रिएक्ट डूम इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इधर ही जाएंगे index.js में और रिएक्ट डूम के इंपोर्ट करने की फाइल को चेक करेंगे। वो फाइल कौन सी है, वो हमारी है ये रही। ओके, लाइन 2 ये फाइल 5 में जाऊंगा और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा Ctrl+S। ठीक है जी, अब तो कोई एरर नहीं है ना, कोई एरर नहीं है, सब कुछ स्मूथ है। ओके, Ctrl+S किया मैंने, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आया, सब कुछ ओके। अच्छा, माई क्लास 1 2 3 4 जो वो इस वजह से जो है क्योंकि इंडेक्स के अंदर ये आया हुआ इस वजह से इम्पोर्ट हुआ। ठीक है जी, ये आपको एक वार्निंग दे रहा है इक्वल्स टू के हवाले से, आप इसको भी सही करना चाहें तो कर सकते हैं। Ctrl+S। ठीक है जी, हमारा प्रोग्राम ओके स्मूथ ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर लिखते हैं ABC और मैं पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ओके, जब हमने क्या, अच्छा ये हमारा क्यों आया भाई पासवर्ड 1 2 3, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नहीं कंपेयर कर। ओके, तो हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग कर देंगे। ठीक है, Ctrl+S। ओके, ABC 1 2 3 चेक किया, तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ गए, वही उसके रूट के ऊपर हमने गलती ये की कि हमारा क्लास 5 ही हमने कॉल की हुई, क्लास 5 में हमारी क्लास 4 की जो हमें कॉल करनी थी। ठीक है, जो रीलोड हो गया हमारा ये प्रोग्राम। तो अच्छा ये देखिए ये कहाँ पर आ रहा है, रूट के ऊपर आ रहा है। अच्छा मैं इसके पहले भी ये करूँ, क्लास 4 कर देता हूँ, माई क्लास 4 एंटर ग्रेटर देन Ctrl+S। ओके, ABC 1 2 3। ओके, तो ये आपके पास ये कंपोनेंट लॉगिन हो गया और ये आपको दिखा रहा है कि आपके पास जो कंपोनेंट 4 था उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद थी। ये इमेज आ रही है यहाँ पर, इसको मैं हटा दूंगा, लैपटॉप वाली बुरी लग रही है। कहाँ गई हमारी, ये Ctrl/Ctrl+S ABC 1 2 3 और ये हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास लॉगिन हो गई विंडो। अब कुछ काम हम इसमें करते हैं और वो ये करते हैं कि ऐड हो रहा है, हम इसको रोकना चाहते हैं कि अगर 9 हो जाए ना तो उससे ज़्यादा ऐड ना हो। अभी देखिए 10 11 12 इस तरह से हमारा आउट हो रहा है ना, तो मैं ये कैसे करूँगा। अच्छा जी, कैसे करूँगा, ये रहा आपका कोड की कंपोनेंट 3 था हमारा और यहाँ पर हो रही है वैल्यू इंक्रीज। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट क्वांटिटी छोटी है किससे, 10 से, देन ये काम करो, देन 9 से, देन ये काम करो, अदरवाइज इंक्रीज नहीं करो। अब हम देखते हैं, रुक गया। ओके रुक गया, ये भी कोडिंग देखें कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ एक जगह पे लगाया, सारे कंपोनेंट में चल गया क्योंकि ये सब एक ही कंपोनेंट है। ये क्लास माई क्लास 3 है ना, ये देखिए आप, माई क्लास 3 जिसके क्लिक के ऊपर मैंने एक कंडीशन लगा दी बस और ये हमारा कंट्रोल में आ गया। एक काम ये हो गया, दूसरा काम ये करते हैं हम इसी के अंदर मार्कशीट के ऊपर काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा फाइल 5 का काम खत्म हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। index.js भी हमारा खत्म है, इसको बस लाइन फाइल की, तो फाइल 4 के ऊपर ही देखते हैं, थोड़ा सा काम करके फिर ट्यूटोरियल को खत्म करूंगा मैं, काफी लेंथी हो गया होगा। अच्छा जी, अब इस जगह पर मैं क्या करता हूँ कि एक इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लिया मैंने, इनपुट ओके, और टाइप देख लेते क्या आता है, टाइप इक्वल टू नंबर करके देखते हैं।
हम यहाँ पर नंबर दे सकते हैं मगर कोई कैरेक्टर नहीं दे सकते। चलिए ये सही है, नंबर वाला देते हैं ताकि हमारे पास ये कोई चीज़ ऑप्शन ही ना हो। अच्छा जी ये हो गया। और क्या करूँ, और ये करता हूँ, इसका स्टाइल भी बेहतर करता हूँ, बहुत बुरा सा स्टाइल लग रहा है इसका। मैं इसका स्टाइल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, स्टाइल, और डबल ब्रैकेट में इसको मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज। सबसे पहले तो कर दे रहा हूँ, बहुत छोटा छोटा आ रहा है। फॉन्ट साइज कर देगा उसका 40 पिक्सल, कॉमा पैडिंग कर देता हूँ 10 पिक्सल, कॉमा विड्थ कर देता हूँ मैं 50 पिक्सल, कंट्रोल एस। बुरा लग रहा है, इसको हम कर देते हैं विड्थ 150 पिक्सल, कंट्रोल एस। ठीक है जी, सही है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर देखते हैं इस पे काम करेगा नहीं बेटा। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू मैथ लिख दूंगा मैं, मैथ कंट्रोल एस। ओके, मैथ लिखा हुआ है यानी कि हमें मैथ के मार्क्स लिखने हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। ओके, ये हम यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ेंगे और हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। और इसका हाइट, बॉर्डर रेडियस कर देंगे, कॉलन 20 पिक्सल, कंट्रोल एस। ठीक है जी, और कॉमा मार्जिन कॉलन ऑटो, कंट्रोल एस। अच्छा ये हमारे कंप्यूटर का मार्जिन 20 पिक्सल है। ठीक है, ये हमारा एक मैथ का कंपोनेंट हो गया, मैथ का एक इनपुट हो गया। सही है, और इसके बाद इसके ऊपर मैं कहता हूँ ये हूँ, और क्या काम करवाना है मुझे स्टेट के अंदर। मैं मैथ कॉमा फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री, इन वेरिएबल्स के अंदर भी मैं वैल्यूज को लगा दूँ 0 0 0। MPC मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का हमें मार्क्स स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ ये जो इनपुट था इसका स्टाइल कुछ बेहतर लग रहा है। अगर शेडो देना है तो शेडो भी दे देते हैं, बॉक्स शेडो, कॉलन 4 पिक्सल स्पेस 6 पिक्सल स्पेस 7 पिक्सल स्पेस येलो, येलो बुरा लग रहा है तो ग्रे, ग्रे समझ में आ रहा तो इसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो गया है और इस फाइनल हो गया। अच्छी डिजाइनिंग है इसकी, बस सही है। अब हम यहाँ पर इस जगह पर एक काम करेंगे, ये हमारा इनपुट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और जो खत्म होने से पहले हम यहाँ पर ग्रेटर देन खत्म होने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि ऑन चेंज इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर लिखेंगे ओबीजे। ऑन चेंज में ओबीजे आता है, ऑन क्लिक में नहीं आता, रट्टा मारूंगा इसका। ओके, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिस डॉट सेट, सेट स्टेट, सेट स्टेट किसमें हो, सेट स्टेट हो मैथ के मार्क्स, कॉलन ओबीजे डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के। ठीक हो गया। चेक करना चाहते हैं तो बटन इनपुट खत्म होने के बाद हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं पैराग्राफ में कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट मैथ का मार्क्स। ओके, कंट्रोल एस,
चेक करता हूँ मैं जगह पर, ठीक है ये आ रहा है लिखा हुआ, सही है, ठीक है। तो हमारा ओके, यहाँ पर ये इनपुट कंपोनेंट, तो हम इसको फाइनल करते हैं और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे कुछ इस तरीके से हुआ, तो मैं इसको यहाँ से लेके पूरा मेरा कॉपी हुआ, एक इनपुट, कंट्रोल वी, तो अगेन फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा पहला इनपुट हुआ खत्म। दूसरा इनपुट जो है वो हम मैथ का था, हम यहाँ पे फिजिक्स कर लेते हैं और एम के जगह हम यहाँ पर पी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे, ओके। और उसके साथ जो हमारे पास केमिस्ट्री का है और सी के अंदर वैल्यू स्टोर करवा कंट्रोल एस। क्या गलती की मैंने कि जो ये सब हो गया कि प्लेस होल्डर जनाब, मुझे यहाँ पर मैं इस पे इंडेक्स डॉट बेस में डायरेक्ट क्लास 4 पे कॉल करूँ ताकि हमें कोई एरर को समझ में आए जनरली, इसको निपटाएं ट्यूटोरियल। ठीक है, जो एरर है हम उसको निपटाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको जो हमने लिखा है कंट्रोल जेड करके कंट्रोल जेड करता हुआ जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इसको एक एक करके चीज़ों को चेक करता हूँ। कंट्रोल एस किया, अभी भी नहीं सुधरा, कोई ना कोई मैंने बहुत छोटी सी गलती की है। कंट्रोल एस, अभी भी नहीं हुआ सही। कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, क्या हुआ भाई, सब कुछ ओके चल रहा है। जेड, ये हमारा इनपुट है, यहाँ से कॉपी करना था, कुछ कॉपी में गलती हुई है। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, दो हो गए, ओके। एक एक करके काम करते हैं। कंट्रोल एस, ठीक है, फिजिक्स का हो गया, कंट्रोल एस और कंट्रोल वी और केमिस्ट्री। तीन आ गए पास, सही है। मैथ के मार्क्स हमने दिए 45, 54, 54। अब इसके ऊपर मैं चाहता ये हूँ कि कैलकुलेट हो हमारा रिजल्ट और हमें बताए कि इसका रिजल्ट इंसाफ का क्या था। तो एक बटन ले लेता हूँ मैं नीचे, और बटन लेने के बाद ये पर पी हटा देता हूँ, तो हमें पता चल गया वैल्यू जा रही। बटन बटन वेरी बन गया, और बटन के ऊपर मैंने इसका लिखा या रिजल्ट लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक के ऊपर मैं यहाँ पर मेथड बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले वार करके टोटल मार्क्स, टोटल बराबर है किसके, दिस डॉट स्टेट डॉट सी के प्लस एम के प्लस पी के। और एक चीज़ और गलती करें, चलो हम कॉन्केटिनेट करेगा ये, चलें देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब बटन के बाद हम कहते हैं कि पैराग्राफ में प्रिंट करो टोटल को, कंट्रोल एस, टोटल इज नॉट डिफाइंड। टोटल इज नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर
इसको कर देते हैं दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट डॉट टोटल कॉमा टोटल टीओटी करते हैं, सही है, जो बाहर है इसको टीओटी करते हैं। ये टोटल आपका स्टेट का है। ओके, तो स्टेट के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा दिस डॉट स्टेट डॉट टोटल आ जाएगा। वहाँ पर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ही इस जगह पर क्रिएट कर देगा, टोटल टोटल नहीं होगा। ओके, रिजल्ट देख लेते हैं। 3 3 2 रिजल्ट देखा तो हमें यहाँ पर ये आ गया 3 2 3 3 केमिस्ट्री, और ये बाकी जो मार्क्स है वो उसने कॉन्केटिनेट कर दिया, इसको सम नहीं किया। तो सम कैसे करेगा, और यहाँ पर h1 तो मैंने बहुत छोटा है, तो सम कैसे करेगा आपके पास स्ट्रिंग चला गया है तो या तो उसी वक्त ही कर दें आप, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप यहाँ पर इसको नंबर में कन्वर्ट, आप ऑन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन आप अब कर दिया है तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तीनों आपके जो स्टेट के वेरिएबल जो स्ट्रिंग थे वो नंबर में कन्वर्ट हो गए, और अब मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ कि 60 65 70, और रिजल्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आगे कितना 195 रिजल्ट आ गया है। तो हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा सकते हैं कि जो टोटल है, टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया, जो भी आपका होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, कंट्रोल परसेंटेज कैसे निकलेगी इसकी, मैं यहाँ पे कहता हूँ VAR इज इक्वल टू TOT मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 300। तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज पता चल जाएगी। मैं यहाँ पर कहता हूँ वही चीज़, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि PER स्टेट में क्रिएट करो और उसके अंदर स्टोर कर दो जो लोकल PER वेरिएबल है वो। मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया, और मैं दिस डॉट स्टेट में क्या करवाता हूँ डिस्प्ले PER, कंट्रोल S। मैं यहाँ पर अब देखता हूँ परसेंटेज कैसे आती है, 58 65 64 33। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया कितना 51.66 इसकी परसेंटेज बन गई। अब परसेंटेज के ऊपर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसका ग्रेड, तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे अगर PER बड़ा हो किससे 90 से, देन क्या काम करो, देन ये काम करो कि दिस डॉट ब्रैकेट में करना है आपको बिगनर से ना, तो आप यहाँ पर करें एक ग्रेड का वेरिएबल क्रिएट होगा स्टेट में, और वहाँ स्टोर कर देगा A++। ओके, A+ कर देंगे। एल्स इफ अगर पहले एल्स इफ समझाने पहले एल्स इफ समझाना है तो उसके पहले ये कर देते हैं 80 से बड़ा हो एंड PER लेस देन इक्वल टू 90। ओके, फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। 80 से बड़ा और 90 से थोड़ा यानी 80 से 90 के दरमियान वैल्यू को क्या कहेंगे A कर देते हैं। ओके, फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि 70 से 80 के दरमियान की जो वैल्यू है उसको कर दो B। ओके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ एल्स दिस डॉट स्टेट में ग्रेड में क्या आ जाए फेल लिखा हुआ है, कंट्रोल S। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, मैंने जो कंडीशन लगाई है ये लॉजिकली हमारी गलत होगी कि अगर किसी स्टूडेंट का 90% मार्क्स या इसके परसेंटेज जो है वो 70 से अबव होगी तो भी वो फेल हो रहा होगा। कैसे होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू है स्टेट की वैल्यू A+ हो जाएगी, सही है। लेकिन यहाँ पर जब नीचे आएगा तो नीचे आकर जो है इस जगह पर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, 90 की परसेंटेज जो है वो
70 और 80 के दरमियान नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, उसको बी ग्रेड नहीं करेगा, लेकिन उसका एल्स काम कट जाएगा, तो यहाँ पर उसमें फेल आ जाएगा। देखिए करके देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 80, 85, 90 रिजल्ट कितना इसका है, तो हमने इसको भी डिसिप्लिन भी निकाला। बहुत लंबा हो गया ट्यूटोरियल, मेरा हालत खुश हो रहा है। आप लोग वीडियो को अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देगा और अपने सॉरी शेयर कर देगा अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में, लाजमी कर देगा अगर वीडियो अच्छी लगे। सही है, मेरा हालत खुश हो गया पढ़ा पढ़ा के। 80, 90, 80 ओके। रिजल्ट परसेंटेज कंट्रोल एस, मैथ में 80, फिजिक्स में 80 और 95 में केमिस्ट्री में फेल हो गया। इतनी सारी परसेंटेज लेने के बावजूद भी फेल हो गया। क्यों फेल हुआ, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसकी परसेंटेज कितनी 85 थी, ये कंडीशन भी फॉल्स, नीचे आया। ये कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू होने पर इसने ए स्टोर किया, फिर नीचे आया और नीचे आके क्या करेगा, इसको चेक करेगा, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला काम करेगा और फेल उसके अंदर स्टोर कर देगा, इसलिए फेल लिखा हुआ है। तो उसका हल ये होता है कि हम सबों के इफ से पहले एल्स लगा दें, एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, तो ये पूरी एक फैमिली बन जाएगी। और एल्स इफ का मतलब ये होता है कि अगर 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 कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो जितने भी एल्स अटैच हैं इफ के साथ उनके ऊपर से वो जंप करके चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ 80, 85, 90 और मैं कहता हूँ रिजल्ट, तो अब वहाँ पर रिजल्ट ए लिखा हुआ गया, एक्यूरेट रिजल्ट है, ओके रिजल्ट है। क्यों ओके रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस जगह पर ये कंडीशन ओके हो गई, ए हो गया, ठीक है। तो इसने इसको एल्स को नहीं पढ़ा और इस एल्स को भी नहीं पढ़ा, ठीक है। जितने भी एल्स हो सब एक दूसरे से अटैच थे, तो उन सबों के ऊपर से वो स्केप करके चला गया है। और ये इसको अगर आप हेडिंग को कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप बेहतर करने स्टाइल में कर देता हूँ कलर वाइट। कंट्रोल एस, अब हम इसको देख लेते हैं। 85, 85, 95 रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट जो आ गया वो कितना आया 88.3 और इसका जो ग्रेड है वो आपका ये बना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अभी तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।